So starting with chapter 4, reproductive health. Easiest chapter, वन ऑफ द easiest बोल सकते हैं। और बच्चे इसे इतने ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अभी आप खुद देखना आपके साथ क्या हो, है ना। हम हर एक चीज़ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन फिर कुछ काम करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे कि ये काम हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमने तो सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर। तो इसलिए ज़रा फोकस होकर के जो चीज़ें छोटी होती हैं, इजी होती हैं, उन पे क्वेश्चन भी बहुत स्पेसिफिक आते हैं, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं हेल्थ की, उसके बाद बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ? राइट डाउन, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोसाइटी भी हेल्दी होनी चाहिए। सोशल वेलबींग का मतलब समझ रहे हैं? कोरोना में क्या हुआ था, सबने देख लिया है। कितने सारे लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की दवाएं खा रहे हैं उसके बाद से। साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके क्लिनिक्स पे भीड़ लग गई, क्योंकि मेंटल डिस्ट्रेस हो गया था, मेंटल डिस्कम्फर्ट हो गया था लोगों के लिए कि हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। और जिसको हो गया उसकी क्या हालत हो गई फिर? यस और नो? तो अब जो उससे, इट्स अ काइंड ऑफ इट वाज अ मेंटल ट्रॉमा हम बोल सकते हैं। तो मेंटल डिस्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद सोसाइटी, और फिर अपने आप की बात हो रही है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग। कितनी आसान डेफिनेशन है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इजी है कि नहीं? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन इन सब बातों के हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे जो एंसेस्टर हैं कौन है मालूम है? और हम कौन है ये मालूम है? हम हैं बच्चों होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस। ये जो तीसरा नाम है ये सब स्पीशीज का नाम है, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिविंग मॉडर्न मैन। और हमारे जो एंसेस्टर हैं वो हैं होमोसेपियन। पुरानी जो एनसीईआरटी 2006 से पहले आती थी, इसको लिखा है रैकिक मैन, द एंसेस्टर ऑफ लिविंग मॉडर्न मैन। तो अभी ये मत बोला करिए कि हमारे एंसेस्टर चिंपैंजी थे, मंकी थे, ऐसा कुछ नहीं, या आदमी पहले बंदर था, नॉट लाइक दैट। हमें डायरेक्टली बोलना है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो होमोसेपियंस है। इनका जो ओरिजिन हुआ था अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये 50,000 ईयर्स ओल्ड हैं। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमारे जो एंसेस्टर हैं वो 50,000 साल पुराने हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जो कमेटी सेटअप होती है, जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसका नाम होता है सेंसस। यू नो दैट? और सेंसस जो काम करता है उसे बोलते हैं हम डेमोग्राफी, जनगणना अभियान, है ना। उर्दू में कहते हैं मर्दमशुमारी, औरतों की भी काउंटिंग होती है। नहीं समझे आप?
मर्दमशुमारी में खाली मर्द नहीं काउंट होंगे, फीमेल्स विल ऑल्सो बी काउंटेड। तो जनगणना अभियान, जन समझते हैं अपने आप की बात हो रही है। सेंसस जो काम करता है वो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन काउंटिंग। दिस इज नॉट पॉपुलेशन काउंटिंग। पॉपुलेशन काउंटिंग क्या है? डेमोग्राफी। जो काउंटिंग करते हैं वो डेमोग्राफर्स होते हैं, और उनका जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं सेंसस, राइट। तो सेंसस ये कहता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सेंसस है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो। इस हिसाब से 1700 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 0.6 बिलियन। ठीक है, अभी हम किस में हैं? 2022 में हैं। तो अब से लगभग 322 साल पहले की बात हो रही है। कितने? 300 साल में ह्यूमन की 6 जनरेशन आ जाती हैं। 50 साल अगर एवरेज माने तो आ जाएंगी कि नहीं? ये पॉपुलेशन 2000 में बच्चों ये हो गई 6 बिलियन, 600 करोड़। कितने? 600 करोड़। 300 साल हो गए। अगर इसको हम 150 ईयर्स के दो स्लॉट में डिवाइड कर दें, ये हो गए 150 ईयर्स, है ना, और ये अगले 150 ईयर्स। तो पहले 150 ईयर्स में ये हुई 1.2 बिलियन, यानी कि 2 गुना बढ़ गई। और अगले 150 ईयर्स में ये 5 गुना बढ़ गई। समझ रहे हैं? 12 5 जा 60, बोलो। और ओवरऑल, ओवरऑल कितनी बढ़ गई? 10 फोल्ड्स। 300 साल में 10 फोल्ड बढ़ गई। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि 300 साल कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं, तो आप कहेंगे किसके कंपैरिजन में, ये तो बताइए। इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, हाँ या ना? यहां पर हमको बात समझ में आती है, जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं वो अब समझ में आएगी। द ड्रामेटिक इंक्रीज, देख रहे हैं, ड्रामा इन पॉपुलेशन साइज ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हम ये रिलेटिवली वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे? इसके कंपैरिजन में, कि हम कब से दुनिया में आए और अचानक से क्या हुआ हमें, है ना। आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि जैसे ही हम आज़ाद हुए तो सबसे पहला काम हमने यही करा कि पॉपुलेशन बढ़ाई। बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, यू विल रीड इट। ठीक है, आज़ाद होते ही आज़ाद हो गए। इसी को कहते हैं बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपके लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हो चुका है, या होने वाला है? टेक योर टाइम, इतनी जल्दी आंसर मत दिया करिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि आंसर दो, ये बोला मैंने? मैंने बोला टेक योर टाइम, आराम से। हैज अकर्ड, इज अकरिंग, विल अकर। तीन सवाल, तीन ऑप्शन, एक सवाल। क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? द मैक्सिमम, ये क्या देख रहे हैं, द ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ही कम टाइम है, ये कुल 6 जनरेशन आई और छठी जनरेशन ने ड्रास्टिक चेंज दे दिया, 10 गुना। और यही बात हमको चैप्टर 9 में पढ़ने को मिलती है। जरा निकालिए, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। पेज नंबर 173। यहां पर ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेहनत में। साइंटिस्ट ने बच्चों मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। गेहूं का प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ा लिया।
देखो, हैं, सिर्फ 40 साल की बात हो रही है, 1960 से 2000। कंसर्न आ गया 1960 में कि ये खाना अब पूरा होने वाला नहीं है, अब बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ ले गए? 11 to 75, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, 77 हो जाता। 11 7 जा 77। तो गेहूं का प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ा लिया और चावल का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा लिया। नीचे पड़िए, है ना। देखिए, 35 से 90 के आसपास पहुंच गए। 30 to 90, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। यस और नो? लेकिन पॉपुलेशन का क्या करें, वो जो 10 गुना बढ़ गई। हार गए कि नहीं हार गए? यस और नो? बेचारों ने मेहनत में कमी कोई नहीं छोड़ी। ये प्रॉब्लम आती है। तो जब ये होगी तब ये होगी। हाँ या ना? वापस आ गए लौट करके हम। 1965 to 1970, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इससे पहले ही फर्स्ट आ गई। फर्स्ट कौन आई? चाइना और इंडिया। इससे भी पहले दिखा दिया उन्होंने ये करके। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज अकर्ड। इसको हम काहे से देखते हैं? इसको हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस टाइम में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा था। ऑलमोस्ट यू कैन इमेजिन 2.4 या 2.1 तक जा रहा था ये। एवरेज 2.2 2.3 ऐसे था। और ये कहता है कि 2050 में ये 0.4 पे आ जाएगा। अब सब ध्यान रख रहे हैं इस बात का। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4 2.3 2.2 2.1 अलग अलग कंट्रीज में ऐसा आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो अब ये जो ग्रोथ रेट है ये 2050 में कहाँ पहुंच जाएगा? 0.4 पर। कम हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, बट सोच रहे हैं कि यहाँ तक जाते जाते ये हो जाएगा। कम तो हो रहा है। मतलब आप इसको ऐसे मानिए कि हमारी बुक में अब ये दिया हुआ है कि आप रिसेंटली अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 1.7 पे है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? 17, देखो ना बुक में लिखा है, मार्क करो। पर थाउजेंड पर ईयर। नीचे आ जाओ ना। अच्छा, 1.7 को 2% कर दिया अब नई वाली किताब में। ये भी दिक्कत है भाई। ले जी, ये तो पहले 1.7 था पुरानी एनसीईआरटी में, अब 2 आ गया। किसी किताब में 1.7 भी होगा। अब ये 2% पे लिया है। लेस देन 2% बोल रहे हैं ये। हाँ या ना? लेस देन 2%। लेकिन लास्ट ईयर की अगर आप एनसीईआरटी देखें, किसी के पास होगी अगर पुरानी बुक, तो उसमें 1.7 वैल्यू होगी। है किसी बुक में? है भाई? किसी के पास अगर पुरानी बुक हो, लेस देन 2% तो समझ में आ रहा है ना। 1.7 इज लेस देन 2%। है ना भाई? तो किसी बुक में है वो 1.7? सबके पास नई किताब है इसका मतलब। मेरे पास रखी है लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी, उसमें है 1.7। आई शेयर द स्क्रीनशॉट विद यू। तो पहले ये था 1.7, अभी हो गया लेस देन 2%। तो 2 को 20 कर दिया इन्होंने। तो 1.7 को 17 करते। 20 पर थाउजेंड पर ईयर इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से कितने साल में? 33 ईयर्स में क्या हो जाएगा पॉपुलेशन का? डबल। 33 ईयर्स, मतलब आपकी उम्र अगर 15 साल है, तो आप जब तक 40 साल तक पहुंचेंगे तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। देखो ना, पढ़िए भाई, आप बुक पढ़िए, मुझसे मुझे क्या देख रहे हैं? रीड द बुक। लेस देन 2%, ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन, क्या लिखा है, कुड इंक्रीज रैपिडली। यार इन्होंने तो वर्ड्स ही बदल दिए, मैं क्या करूं? इसका मतलब यही है इंक्रीज रैपिडली का, इट वुड डबल इन 33 ईयर्स। वो सेंटेंस मैं आपको पढ़वाऊंगा, डोंट वरी। जस्ट आपसे पहले वाले जो बच्चे हैं, उनके पास जो एनसीईआरटी है। मेरे पास तो नहीं है। है किसी बात पुरानी? ओके, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, डोंट वरी, यू विल सी दैट।
इसमें तो यही है। इन्होंने अब वर्ड्स बदल दिए भाई। बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते। एनसीईआरटी है ये। बिल्कुल इससे जस्ट पहले के एडिशन में नहीं है किसी के पास भी क्लास में। नॉट इवन अ सिंगल बुक वी हैव इन द क्लास जिसमें 1.7 लिखा हो। है किसी पास? नहीं है। चलो मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालूंगा। ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, लेकिन कितना होगा वो, उससे शायद वो लोग डर गए होंगे बच्चे। तो उन्होंने वो सेंटेंस हटा दिया कि 33 ईयर में डबल हो जाएगी। अब इसको हल्का कर दिया इन्होंने। मतलब इससे अब बात कहने का जो दम है वो ख़त्म हो गया ना। यहाँ इन्होंने लिख दिया कि अगर हम ऐसे पढ़ें, 2% 20 per 1000 per year ए रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। तो इससे समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, हमारे बाद होगा जो होगा, हमारे सामने कुछ नहीं होने वाला। बट पहले था 33 ईयर्स, उन्होंने मेंशन किया कि इसमें डबल हो जाएगा, 1.7 लेकर के चले थे वो। अब ये अगर हम देखें <2% तो इसका मतलब कम हुआ। कहाँ तक पहुंचा है ये? 2.4 तक पहुंचा है, 2.3 तक पहुंचा है। अब कम हो रहा है ना। तो <2% पे आ गया, लेकिन अभी भी बहुत है। और कहाँ पहुंचेगा ये? तब तक तो अर्थ भर जाएगा। 2050 तक अगर ये ऐसे पहुंचा 0.4 पे, तो भरेगा कि नहीं भरेगा? चलिए ये नोट करिए पहले। ओ आई हैव इट इन माई मोबाइल। ऐसी क्या बात है? ये लो भाई। ये रही। ये ये है साहब। बच्चों को ये ना लगे कि सर जो है वो गलत बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, इन्होंने कब की लिखी है? 2011। यानी कि इन्होंने बढ़ा दिया 10 साल। अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया बुक को। इसमें है 2001। पढ़िए। वो बच्चा पढ़े जिसको, जिस पे सब यकीन करें। या मैं पढ़ लूँ तो यकीन करेंगे? ठीक है। इट सेज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, अब ये 2011 की आ गई है बुक में। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट was still around 1.7%, that is 17 per 1000 per year, a rate at which a population could double in 33 years। बिल्कुल साफ लिखा। ठीक है ना। अब उन्होंने उस बात को हल्का कर दिया। <2% है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। तो बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इसकी इंपॉर्टेंस यही है बच्चों, कि इस रेट पर डबल हो जाएगी।
तो दिस पार्ट इज ओवर, इसे रब कर दूं। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो दोनों तरफ काम किया गया, टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज, रहना खाना पहनना, और साथ ही साथ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके लिए हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। हमारी बुक में बच्चों कहीं पर ये नहीं लिखा कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ, कहीं नहीं लिखा। क्वेश्चन आता है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें अब सब कुछ पढ़ना चाहिए जो बुक में नहीं है, या दिमाग लगाना चाहिए। हमारी बुक में ये लिखा है, उस लाइन को पढ़ के हमें बहुत फक्र महसूस होता है, लेकिन जब उसके पीछे रीजन हम ढूंढते हैं तो हमें अपने ही ऊपर शर्म आती है। हमारी बुक में लिखा है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और इसके आगे लिख देना 20 साल बाद। पिक्चर का नाम है हॉरर मूवी है, 2 बार आ चुकी है। मुझे तो डर लगता है, आपको नहीं लगता होगा तो आपने कह दिया नहीं है हॉरर। मुझे तो डर लगता है देख के। पुरानी वाली भी है एक, ब्लैक एंड वाइट, है ना। और ब्लैक एंड वाइट में तो वैसे ही देख के ही डर लगता है, नॉर्मल मूवी भी। 20 साल बाद याद रखेंगे बस, 1951 के 20 साल बाद क्या हुआ था पता नहीं, जब पता चलेगा तो याद हो जाएगा फौरन ही। ऐसे याद करते हैं, वरना डेट्स याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो दैट। ठीक है भाई। तो अब उन्होंने ये लिखा पहले ही पेज पे इस चैप्टर के कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। लिखा है कि नहीं? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब दिखा, तो दिमाग लगा कि क्या आंसर होगा। 1952। पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा फिर ये शुरू होंगे, या पहले ये शुरू होंगे फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा? तो आंसर बिफोर 1951। ये नहीं कहेंगे बस, ये नहीं बोलेंगे, है ना। उससे पहले बोल दिया, अब वो 49 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। जस्ट 1 ईयर आफ्टर दिस, जैसे ही रियलाइज हुआ, फौरन सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ। और हमारी बुक में ये लिखा है कि ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ट्रेंड आप देख रहे हैं, ऐसा ही ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिला। जिस वक्त दुनिया में 600 करोड़ लोग थे, उस वक्त हिंदुस्तान में 100 करोड़ थे। 1/6 वर्ल्ड की पॉपुलेशन का शेयर हमारा कितना था? एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। समझे आप या नहीं? तो कितनी हो गई? 1 बिलियन 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन। एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। और जैसे जैसे वर्ल्ड की बढ़ रही है, अब तो ये 6 बिलियन को क्रॉस कर गई है, 7 पे पहुंच गई, 7 को भी क्रॉस कर गई है। तो इंडिया की भी आपको पता है 140 तक जा रही है ना। 1.4 हो गया बिलियन में ये। तो चाइनीज थॉट देखिए, थॉट ऑफ द डे। इंडिया में एक बार डेमोग्राफर पहुंचे एक घर पे। किसका घर था ये मैं मतलब ऑनलाइन क्लास में नहीं बता सकता, आप समझ जाना। तो वहां पर उनसे उनका नाम पूछा, उन्होंने बताया मेरा नाम है बंता। अच्छा भाई, फैमिली में कौन कौन है? उन्होंने कहा मैं हूँ, मी, माई वाइफ, माई डॉटर, एंड यंगेस्ट ऑफ ऑल इज माई क्यूटी बेबी सन। छोटा सा, ठीक है, सबसे छोटा। इनकी एज पूछी, वो बता दी इन्होंने, ठीक है।
फिर उन्होंने इनका जेंडर भी लिखा, उसके बाद में नेशनैलिटी पूछी, उन्होंने कहा इंडियन। सेम विद हर, वाइफ का नाम पूछा, बंता से बंती। उसके बाद में फिर एज, जेंडर, नेशनैलिटी, इंडियन। डॉटर, नाम बता दिया, एज बता दी, जेंडर बता दिया, नेशनैलिटी इंडियन। बेटे के बारे में नाम, एज, नेशनैलिटी चाइनीज। डेमोग्राफर हैरान, ये कैसे हो गया? बंता सेड, डोंट यू नो दैट एवरी फोर्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ चाइनीज? दिस वॉज अ ट्रेंड इन चाइना। क्या सीखा इससे आपने, इस जोक से? जब हम 1 बिलियन पे थे तो ये कितने पे थे? चाइना 1.5 बिलियन पे था। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 25% शेयर उसके पास था। 1.5, 6 बिलियन में से 1.5 कितना हुआ? मीन्स एवरी फोर्थ पर्सन इज अ चाइनीज। तो उन्होंने गलत थोड़ी बताया कि ये चाइनीज है। चौथा है तो भी चाइनीज होगा। यस और नो? इनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तो ये पहुंचे ठेकेदार के पास। ठेकेदार कि भाई ठेकेदार साहब मुझे कुछ काम दे दो, काम नहीं है। मैं कहा तुम क्या काम कर लेते हो? बोले मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, वॉल पेंटिंग एंड ऑल। उसने कहा यार अभी किसी घर का तो काम है नहीं, लेकिन हम सड़क बना रहे हैं, तो सड़क पे सफ़ेद पट्टियाँ डालनी है, उसके लिए तुम आ जाना। ठीक है साहब। पहले दिन ये आ गए 8 बजे काम करने के लिए, शाम को 5 बजे ठेकेदार के पास पहुंचे, बाल्टी और ब्रश लेकर के। उसने पूछा कितना काम करा है? बोले 10 किलोमीटर रोड पे पट्टी डाल दी मैंने। ठेकेदार वॉज अमेज्ड, यार 10 किलोमीटर? कहा मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, बहुत एफिशिएंट हूँ। उसने कहा यार तुमने तो 100 आदमियों का काम अकेले कर दिया। उसने उनको पैसे दे दिए। अगले दिन फिर आए। अगले दिन उन्होंने कहा, वो लेके गए, शाम को आए 5 बजे। हाँ भाई आज कितनी डाली? ठेकेदार खुश थे। उन्होंने कहा आज 7 किलोमीटर। बोले हैं कल 10 आज 7? बोले अब कल बताऊंगा मैं। ये बोले कल बताऊंगा, आज तो 7 किलोमीटर डाल दिया मैंने। तीसरे दिन फिर गए, फिर वो रंग की बाल्टी लेकर के चले गए ठेकेदार से। शाम को आए 5 बजे, कितना डाला? बोले 5 किलोमीटर। ठेकेदार कह रहे यार ये क्या तुम्हारी एफिशिएंसी कम होती चली जा रही है? बोले मेरी एफिशिएंसी कम नहीं हो सकती, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ। मैं क्या करूँ, रंग की बाल्टी दूर होती जा रही है। इसमें मेरी क्या गलती है? इट विल टेक टाइम, देर से समझ में आएगा तुम लोगों को। स्टार्टिंग पॉइंट पर उसने रंग की बाल्टी रखी, ब्रश में पेंट भिगोया और आकर के वहां 10 किलोमीटर के बाद पेंट डाला, फिर गया 10 किलोमीटर, फिर पेंट ब्रश भिगो करके बाल्टी में लाया, फिर पेंट किया, फिर गया। सोचो कितना एफिशिएंट होगा वो बंदा जो पहले दिन 10 किलोमीटर रोड को पेंट करके आया था, वाइट पट्टी डाल के आया था। लेकिन तीसरे दिन 10 और 7 और 5, 22 किलोमीटर उसको जाना था पेंट ब्रश भरने के लिए, फिर लाने के लिए, फिर पेंट करने के लिए। इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक। ऐसे तो करते हैं ना, रंग की बाल्टी को रख देते, फिर पेंट ब्रश पे लगा के फिर लगाते हैं। तो वो दूर होती जा रही थी बेचारे की हर बार। तो सीधा एफिशिएंसी। चलिए तो अब जरा बुक निकाल लीजिए। और जैसे मैंने आपको बोला ना, बुक पढ़ने से पहले हम क्या करें, अपने लिए एक टारगेट सेट कर लें, है ना भाई? और ये टारगेट है बच्चों पेज नंबर 66 पर। पेज नंबर 66 पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। और बेहतर होगा कि हम इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखें और तब चैप्टर पढ़ें, बिकॉज वी हैव टू सर्च द आंसर। हाँ या ना? ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से पहले मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर स्टार्टिंग में होगा, बाद में ही तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से क्या चीज है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी?
एक सोसाइटी जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है उसकी सिग्निफिकेंस उस सोसाइटी के लिए क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको शुरू में मिलना चाहिए। फिर क्वेश्चन 2 है, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ which needs to be given special attention in the present scenario। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट के आंसर के बाद मिलना चाहिए। तीसरा और पढ़ लीजिए, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल बाय। ये तीन क्वेश्चन हम दिमाग में रखेंगे और फिर अब बुक को पढ़ेंगे, यानी कि पहले का आंसर पहले मिलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और हमें सबसे पहले आंसर मिलेगा तीसरे का। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम बहुत आगे बढ़ गए, पहले और दूसरे का आंसर निकल गया और हम पकड़ नहीं पाए। ये होने वाला है आज हमारे साथ। लेट अस सी। इस पेज को पकड़े रहिएगा 66 को, जहां आपको लगे वहां मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? कि सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये रहा 2 का, ये रहा 3 का। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डाउनलोड करो या क्वेश्चन आंसर की कोई बुक हमारे पास होनी चाहिए। चैप्टर खत्म होते ही हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर लिखे, फिर आंसर को सॉल्यूशन से मैच करें, तभी तो बढ़िया बात होती है। यस और नो? लेकिन हम छोड़ देते हैं एनसीईआरटी को। You have learned about human reproductive system and its functions in chapter 3. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. Simple. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. According to WHO, World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल हो। ये थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूछा जाए तो ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है तो ये लिखना है। दोनों डेफिनेशन आपको दूसरी वाली याद करनी, पहली तो याद करनी नहीं, बहुत आसान है ना भाई? Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। आप सोच रहे थे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उन्होंने कहा इसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो ढूंढ रहे हैं ना हम। पहला क्वेश्चन यही है, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट। लेट अस एग्जामिन। देखो क्वेश्चन फिर आ गया, जहां आंसर मिले वहां रोक देना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। अब ये इंफॉर्मेटिव हो गए, मैकेनिस्टिक नहीं रहे। ये जो पहले बता रहे थे सिग्निफिकेंस बताने जा रहे हैं, अब ये इंफॉर्मेशनल हो गए। बात पलट दी कि नहीं? These programs called फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951, और इसके 20 साल बाद क्या हुआ था ये याद रखना है। एंड वर periodically assessed over the past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name RCH। आप लोग एक चीज भूल चुके हैं, मैं फिर से याद दिला दूं। मैंने बोला था कि रजिस्टर का एक पेज एब्रीविएशंस के लिए छोड़ना है। ये चैप्टर 4 वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एब्रीविएशंस हैं, और इसका जो लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, उसमें मैक्सिमम है। तो एक पेज पे सारी एब्रीविएशन होनी चाहिए। 9 है, 9 नंबर भी तो याद करना पड़ेगा कि कितनी थी और हमें कितनी याद है और कितनी भूल गए। जब हमें नंबर याद होगा कि 9 है तो हम लिखना शुरू करेंगे, अच्छा भाई 8 याद है, एक रह गई कोई सी, या 7 याद है, 2 रह गई, तब हम फिर रिवाइज करेंगे। और टोटल चैप्टर में कितनी है ये देखनी है। जैसे ही कोई एब्रीविएशन आती है फौरन उस पेज पे जाकर के हमें लिख देनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। ये किस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है? वन का के, टू का के, थ्री का के, फोर का, किसका? Suggest the aspects of reproductive health which needs to be given special attention in the present scenario।
अभी आप कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि ये सेकंड का आंसर हो सकता है पूरी तरह से, तो फर्स्ट का इससे पहले निकल गया, हमें तो मिला नहीं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर ए सोसाइटी या इन ए सोसाइटी, मिला क्या इसका आंसर है? और एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। चलो हो सकता है इसके आगे लिखा हो, वन का आंसर टू के बाद हो, पढ़े। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, कॉमा कॉमा लगाओ, ये नहीं करा एनसीईआरटी ने, वो बदल दिया 1.7 को 2 कर दिया, लेस देन 2। प्रिंट मीडिया के बाद कॉमा, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल agencies have taken up various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in dissemination, मतलब फैलाना, of the above information. Introduction of sex education in school should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in having misconceptions about sex related aspects. ये हो गया किसका आंसर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड निकल गए, तो वहीं मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, सॉल्यूशंस देख के मिलेंगे, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पाए, तो हमें तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा इन तीनों सवालों का। पहले का, तीसरे का तो मिल गया, दूसरे के लिए हमें लग रहा है कि 58 पेज का सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ हो सकता है, बट वी आर नॉट सर्टन, सो विल हैव टू सर्च द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ऐसे मैं बोल रहा था कि जब चैप्टर आसान होता है उसके क्वेश्चन बड़े स्पेसिफिक होते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, पहली बार कोई होमवर्क मिल रहा है, और इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको होमवर्क का नाम दिया जाए। क्यों, होमवर्क तो वो होता है जिसमें 20-20 सवाल रोज करने के लिए स्कूल से मिलते हैं, शीट्स के, ये कल करे हुए होने चाहिए, करके लाना है इसे, नहीं आए तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें एक लाइन आएगी, देखिए इन्होंने क्या करा, ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लेकर के चले हैं, सीक्वेंशियल तरीके से लेकर के चले हैं, जो आपने चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड इन्होंने एक लाइन में सब लिखा है, जरा उस पर ध्यान देना। जैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस, जिस एज में आप लोग चल रहे हैं, कौन सी एज होती है एडोलसेंस, जिसमें हमारे सामने हम किसी की औकात कुछ नहीं समझते, है ना भाई। और इस एज में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं माँ बाप और टीचर्स, क्योंकि वो अच्छी बातें सिखाते हैं, वो हमें सीखनी नहीं है, उनकी हमें सुननी नहीं है, और जो हम कहते हैं वो सही होता है। ये वो टाइम है जिसमें कि हम हर बात में टांग अड़ाते हैं, हमसे पूछा नहीं जाता तब भी हम कहते हैं पापा तुम्हें नहीं आता, हम बता रहे हैं, मम्मी तुम्हें पता है कुछ, ऐसे नहीं है ऐसे होता ही है, तो फिर वो कहते हैं तुमसे पूछ रहे हैं क्या, या अपना काम करो, तब भी आप कहते हैं नहीं रुको, फिर भी आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम ही हम हैं बस, बाकी सब पानी कम है। ऑल राइट देन, एंड रिलेटेड चेंजेस, ये रिलेटेड चेंजेस में आता है, ये आपकी एज में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, और 21 साल तक चलेगा ये, 21 साल के बाद आप ठीक हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है भाई। अक्लदार निकल आएगी, फिर अकल आ जाएगी। विजडम टूथ, थर्ड मोलर, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Educating people, especially, अब देखो कहाँ से शुरू करा, सीक्वेंस नंबर 1 फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, इनको समझाना है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, इसको जरा मार्क करना, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे आज ही, फिर आगे पढ़ेंगे भी, धीरे धीरे चल रहे हैं ये, पहले मैरिज से पहले समझा रहे हैं, फिर बर्थ कंट्रोल ऑप्शन पर आ गए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अब चले आगे, बोलो, ये बात हमने की भी थी चैप्टर के एंड में बच्चों, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड दोनों को,
पोस्ट नेटल का मतलब समझ गए, बर्थ के बाद। बोलो। नेटैलिटी, बर्थ। मोर्टैलिटी, डेथ। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मार्क करना है इसे। दो चीजें मार्क कराई हैं मैंने, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना भाई। इसका फायदा कौन उठा रहा है पता है? फीमेल्स। मेल्स नहीं उठा पाते इसका फायदा, लेकिन एक जगह मेल ने भी उठा लिया, फ्लोरिडा में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा था, वहाँ एक मेल पहुंच गए, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। उन्होंने इस लाइन का रेफरेंस दिया, देखो एनसीईआरटी से नहीं, ये दुनिया की सब किताबों में लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो फ्लोरिडा में वो पहुंच गए, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उन्होंने कहा भाई दिस इज फॉर वुमेन और फीमेल्स, बोले नहीं मुझे तो करना है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखो ये है नहीं है। तो द कमिटी वाज बिल्कुल कोई जवाब नहीं था उनके पास, आंसर लेस। उन्होंने कहा ठीक है पार्टिसिपेट करो, एंड ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। इसका फायदा उठाया, वरना उठा नहीं पाते मेल। फ्लोरिडा की ये सच्ची कहानी बताई मैंने। would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। ठीक है, सीक्वेंस में चले ये, पहले मैरिजेबल एज ग्रुप, ठीक है, उसके बाद available birth control options, then care of pregnant mother, then postnatal care of mother and child, then importance of breastfeeding, then upbringing of the babies child, equal opportunities for male and female child, सब आ गया इसमें। awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes like rapes वगैरह, है ना, ये सब social evil में आते हैं बच्चों। need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अभी भी सवाल वहीं खड़ा हुआ है। ये तो बता दिया कैसे होगा, मगर इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा? ऐसे तो आप कह सकते हैं विकास होगा, इससे विकास होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा ना, जब इंसान मेंटली, फिजिकली, सोशली बिल्कुल स्ट्रेस लेस होगा, तो डेफिनेटली वो फिर काम करेगा, है ना, छुट्टी नहीं लेगा। तो ये दो चीजें आपने मार्क कर ली हैं, इस पे आगे बात करेंगे। कौन कौन सी? बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। हम इसको पढ़ करके ये देखेंगे कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये एक्चुअली ऐसे हो भी रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट। ऑल राइट, so we'll continue in the next class.